नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2026 को हमारे देश का यूनियन बजट आ चुका है और हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको और हम सबको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस अनाउंसमेंट के बारे में जरा सी भी जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यूनियन बजट 2026 में जो जो बड़ी बातें हुई हैं या जो जो छोटी छोटी बातें भी हुई हैं, हर एक बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ये 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट है और इस बजट में हमारे देश की गवर्नमेंट ने अपने 2047 के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखा है। उनका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो तेज विकास की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कर्तव्य उनका है कि जनता की एस्पिरेशंस को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य है उनका सबके लिए प्रोग्रेस। तो चलो देखते हैं कि इस बजट में कौन से बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस बजट को हम लोग पिछले कुछ बजट से कंपेयर भी करेंगे, जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि ये जो बजट आया है ये आम जनता के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्कीम्स पे गया है। इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ का कर दिया गया है। यही लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ का रखा गया था। इसका सबसे ज्यादा पैसा पावर, ट्रांसपोर्ट और रोड्स पे खर्च होगा। एक नया आइडिया भी साथ में लाया गया है, CER यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को सेलेक्ट करके उनकी डेवलपमेंट प्लानिंग करी जाएगी। रेल विकास भी कुछ पीछे नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेन अब और भी ज्यादा तेजी से दौड़ेंगी, क्योंकि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात उठी है, जिसमें पुणे मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलोर, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली बनारस और बनारस सिलगुड़ी की बात उठी है। लेकिन यही नहीं, चाइना की तरह HSR भी काफी बड़ा और काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट साबित होगा। साथ ही साथ दनकुनी से लेकर सूरत तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट 5 इयर्स में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। ये सब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट काफी ज्यादा खुश हैं। यही नहीं, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। दुर्गापुर से लेकर उड़ीसा में काफी बड़े कैनाल्स जैसे NW5 जैसे प्रोजेक्ट्स इसमें कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ पूर्वोदय स्टेट्स जैसे बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कई सारे टूरिस्ट हब्स बनाए जाएंगे। इसमें बुद्धिस्ट सर्किट्स को भी बनाया जाएगा, जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बड़ा बजट लाया गया है और ये बजट इन फ्यूचर में देश को काफी ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इसका इमीडिएट इंपैक्ट देखा जाए तो वो आम जनता पर बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। आम जनता के लिए ये सिर्फ एक खर्चा ही नजर आएगा। बजट का दूसरा सबसे बड़ा ध्यान इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और MSME ग्रोथ पर गया है। 7 स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। बायोफार्मा शक्ति नाम से 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये प्रोग्राम इंडिया को बायोफार्मा हब बनाने का टारगेट लेकर चल रहा है। इसी प्रोग्राम में 3 नए नाइपर्स और 1000 से ज्यादा क्लिनिकल साइट्स बनेंगी। ये चीज लेबोरेटरीज और मेडिसिन के प्रोडक्शन में डोमेस्टिक कैपेबिलिटी लाएंगी। फार्मा और हेल्थ कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन आम आदमी को दवाइयों के प्राइस में कमी तभी देखने को मिलेगी जब ये दवाइयां बनाने वाली कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन होगा। एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज को नया जीवन देने के लिए टेक्सटाइल में 5 पार्ट स्कीम है। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेकर के क्लस्टर्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेड देने तक के लिए, जैसे नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्स इको स्कीम और समर 2.0 स्कीम, ये सब चीजें एक नई स्कीम के अंतर्गत आई हुई हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी MSME के लिए भी चैंपियन MSME ग्रोथ फंड में 10,000 करोड़ का एक इंसेंटिव रखा गया है। ये इंसेंटिव स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को काफी ज्यादा बड़े स्केल पर ले जाने के लिए हेल्प करेगा। ये काफी ज्यादा फायदेमंद स्कीम है, लेकिन इस लोन तक का एक्सेस और उस पर देने वाला इंटरेस्ट काफी बड़ी समस्या का रूप ले सकता है। पिछले बजट में भी इस इंसेंटिव पर बात करी गई थी,
ये आज काफी बड़ा रूप ले रहा है और भी कुछ बड़े कदम लिए गए हैं, जिसमें कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया है। चाइना के 95% शेयर को हिलाने के लिए क्रिसिल ने बताया कि ये सही डायरेक्शन है। यही नहीं, डिफेंस और बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स में कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं और आम आदमी को इस बात का फायदा तब देखने को मिलेगा जब नई जॉब्स क्रिएट होंगी। अब बजट के तीसरे सबसे बड़े मुद्दे सोशल वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात चलती है। इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी ज्यादा स्कीम्स लाई गई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। यही नहीं, लखपति दीदी नाम की स्कीम से इंस्पिरेशन लेकर के एक नई स्कीम शी मार्ट यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर मार्केट्स को खोलने का अनाउंसमेंट किया गया है। इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में रूरल एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कि वुमेन को अब अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नई रिटेल शॉप्स मिलेंगी। ये स्कीम 2024 के यूनियन बजट में आई लखपति दीदी स्कीम का एक एक्सटेंशन है। इसका फायदा उन औरतों को मिलेगा जो अपना बिजनेस चलाने में यकीन रखती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत उनको एक रिटेल शॉप्स तो मिल जाएंगी, लेकिन एक बात सोचने वाली भी होगी कि इन रिटेल शॉप्स को चलाने के लिए भी मार्केटिंग की एक अहम भूमिका होगी। एजुकेशन सेक्टर पर अगर ध्यान दिया जाए तो 15 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाने की प्लानिंग की गई है, जहां पर एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी होंगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक नॉलेज सिटी के रूप में सामने आए। यही नहीं, स्पोर्ट्स और यूथ के लिए भी काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन नाम से नेक्स्ट डिकेड में एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट सामने आएगा, जिसमें इंडिया में गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए हेल्थ सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए रूरल हेल्थ वर्कर्स की संख्या बढ़ाने के लिए 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ एल्डरली केयर के लिए मल्टी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी तैयारी की जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ नए मेंटल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे। यही नहीं, 17 कैंसर डिसीज ड्रग्स पर भी कस्टम ड्यूटी वेव कर दी गई है और साथ ही साथ 7 रेयर डिसीज ड्रग्स पर भी एग्जम्पशन मिली है। बायोफार्मा शक्ति नाम का 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया में मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा। ये इंडिया में प्रोडक्शन को तेज करेगा, जिससे इलाज काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ये लॉन्ग टर्म पे इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट ने अपने बजट में कंटेंट क्रिएशन को भी ध्यान में रखा है और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में आईआईसीटी मुंबई में कंटेंट क्रिएटर्स लैब खोलने का अनाउंसमेंट किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब देश में काफी ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल यूथ तैयार होंगे। तो अब हम लोग आते हैं बजट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी टैक्स रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल पॉलिसीज पर। तो सबसे पहली बात कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा और दूसरी बात कि टैक्स टाइमलाइंस को अब ईज किया गया है। मतलब हम लोग अपना रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक फिल कर सकते हैं और वहीं कुछ केसेस में लोग अपना आईटीआर्स 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। मतलब ये बढ़ी हुई ड्यू डेट्स अब नए प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मदद करने वाली है। साथ ही साथ एनआरआईज की सुविधा के लिए भी टीडीएस और टीसीएस रूल्स इंप्रूव किए गए हैं। मतलब अब फॉरेन ट्रेवल पैकेजेस पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, वो भी विदाउट एनी लिमिट। और एजुकेशनल और मेडिकल रेमिटेंस पर भी 5% से घटा करके 2% कर दिया गया। प्रॉपर्टी परचेज की बात करें तो अब एनआरआई बायर्स पैन चालान से ही टीडीएस पे कर सकेंगे। सिंपल शब्दों में कहूं तो अब टैन लेने की झंझट खत्म। मतलब ये चीजें स्मॉल टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा रिलीफ देंगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को 2047 तक टैक्स हॉलीडे देने की अनाउंसमेंट करी गई है। मतलब अब जो बड़े जायंट्स हैं जो डाटा सेंटर इंडिया में लेकर के आएंगे, उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उनको टैक्स फ्री रखने की बात कही गई है।
इसका मतलब ये है कि इंडिया को अब एक डाटा हब बनाने की भी बात हो रही है। नए टैक्स रूल्स में बायबैक ऑफ शेयर्स को अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ना मान करके कैपिटल गेन्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन प्रमोटर्स के लिए ये एक बोझ बनकर के सामने आएगा। टैक्स पेयर्स को इनकरेज करने के लिए मैट सिस्टम में भी चेंजेस किए गए हैं। मतलब अब तक जितना मैट क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ है उसका 1/4 आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में सेट ऑफ कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से मैट रेट 15% से घटकर 14% हो गया है। मतलब अब प्रॉफिट में कम टैक्स देने की वजह से कंपनीज न्यू टैक्स रिजीम में प्रवेश करेंगी। सिंपल सी बात समझने की ये है कि इन सब चीजों से आम आदमी को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होना है। ये सब बेनिफिट्स केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हैं। आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस में ही आसानी मिलेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर में सी फूड, लेदर और टेक्सटाइल्स में लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को में रिलीफ दिया गया है, जिससे ये एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे। साथ ही साथ डोमेस्टिक यूज में लगने वाले कस्टम पर भी काफी बड़ा रिलीफ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल और लैपटॉप्स अब थोड़े सस्ते भाव में मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल एनालिसिस ऑफ बजट। मतलब अब हम लोग बात करेंगे कि इस बजट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जनरल पब्लिक पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जनरल पब्लिक पर बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग रिव्यू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्कीम्स पर। ये स्कीम्स लॉन्ग टर्म में तो इंडिया में फायदा देंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सिटीज पे काफी नए प्रोजेक्ट्स ला रही हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब इससे हम लोग के बिजनेस भी बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो वहां पर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पे ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जिससे फार्मर्स को इन फ्यूचर में उनकी इनकम बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करने से ह्यूमन रिसोर्सेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे और इन फ्यूचर में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम होगी। तीसरा, डिफेंस का बजट बढ़ाने से देश की रक्षा काफी ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। चौथा, एमएसएमई को प्रमोट करने से देश में काफी ज्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे। जितने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को काफी बड़े लेवल तक पहुंचाने की सोचेंगे। पांचवा, खेलो इंडिया मिशन स्कीम से देश के खिलाड़ियों के अंदर एक हौसला बनेगा। छठा, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कंटेंट क्रिएटर्स लैब बन रही हैं उससे देश के यूथ में एक क्रिएटिविटी थिंकिंग ग्रो करेगी। लेकिन यही नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसने देश की जनता को काफी ज्यादा परेशान किया है इस बजट में। उसमें सबसे पहली आती है एसटीटी। एसटीटी का बढ़ना देश की जनता को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में केवल बड़े प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की ही बात करी गई है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बिल्कुल निल है और मिडिल क्लास पर्सन की बात जरा भी नहीं करी गई है। अगर एक बात देखी जाए तो इस देश की सरकार को एक बात समझनी होगी कि अगर आप कोई भी बजट ला रहे हैं तो उसमें ऐसे मिडिल क्लास पर्सन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।